यूथ लेड डायलॉग, और स्थान भी बहुत सुंदर, भारत मंडपम। ऐसे सुंदर स्थान और सुंदर अवसर पर मंच पर विराजमान हरियाणा के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्णलाल पंवार जी, शिवसेना के, अब एक राजनीति का काम उनको मिला हुआ है, एनडीए अलायंस, राजनीति की बात यहाँ करने के नहीं करने मैं अभी सोच नहीं पा रहा, लेकिन आप समझदार हैं, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे उसमें से। तो ऐसे हमारे डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी और हमारे युवा साथी, जिनके नाम से फाउंडेशन है हार्दिक दीवान फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के करता धरता एक युवा साथी, आप लोगों के मन के साथ मन मिलाकर चलने की जो जिनका संकल्प है, ऐसे हमारे युवा साथी भाई हार्दिक दीवान जी आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर, जैसा हार्दिक भाई ने बताया कि जब ये मुझे बुलाने के लिए आए थे तो मैंने ठीक कहा था कि मैं एक पार्टिसिपेंट के नाते से वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। अब पार्टिसिपेंट होने की पहली शर्त है युवा होना। अब चूंकि युवा को कुछ लोग आयु से बांध देते हैं, मैं आयु से नहीं बांधता। युवा वास्तव में मन से होता है, उसके जोश से होता है, उसके उत्साह से होता है। एक 15 से 35 वर्ष की आयु का नौजवान, जिसको युवा कहना चाहिए, लेकिन कई बार वो ढीला ढाला, बिल्कुल मंद चाल, उसको युवा नहीं कहेंगे। युवा की आयु भले ही अलग है, वो 35 से ऊपर भी हो सकता है, उसका मन कैसा है, उसका उत्साह कैसा है, उसका जोश कैसा है, उसी में से वो युवा बनता है। अभी हार्दिक जी ने, हमारे कृष्ण पवार जी ने आपसे भारत माता की जय का उद्घोष कराया, 6 बार कराया, 3 बार हार्दिक जी ने, 3 बार कृष्ण पवार जी ने, लेकिन वो युवा जैसी आवाज नहीं थी। तो युवा की आवाज का एहसास तब होगा जब आपका जोश मिलेगा। भारत माता की सच को पता लगा, अभी तो बाहर किसी को पता नहीं लगा। भारत माता की, भारत माता की, ये है युवा की आवाज का, जिसको कहना चाहिए एक प्रमाण। मित्रों, हमारे प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा था। 4 आश्रम जिनको कहा था। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम था संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। तो वास्तव में ये ठीक कहा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष की आयु तक उस युवा के अंदर एक वेग होता है, तेजी होती है, गति होती है, और उसके जीवन को मनुष्य निर्माण की ओर बढ़ने के लिए एक अवसर होता है कि उसके बचपन में उसको एक सहारा चाहिए, माता पिता का सहारा चाहिए, गुरुजनों का सहारा चाहिए, समाज का सहारा चाहिए। लेकिन एक आयु के बाद इसी काल में उसको ये भी बताया जाता है कि वो आत्मनिर्भर बने, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो। उसकी शिक्षा, उसकी स्किलिंग, उसके संस्कार ये ऐसे होने चाहिए कि जीवन में कुछ बड़ा बनने की कुछ आकांक्षा वो लेकर के आगे बढ़ सके, उसको पाल सके। तो ऐसा हमारा ये युवा अवस्था का एक समय होता है। सब लोग कुछ ना कुछ आगे अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए एक संकल्प लेते हैं, एक विचार रखते हैं, एक मन में स्वप्न रखते हैं। ये अलग बात है कि कई बार इस अवस्था में ये पता नहीं लगता कि मुझे आगे चल करके बनना क्या है। मैं तो आपको 70s में जब मेरी युवा अवस्था थी उस समय का विषय बताता हूँ। बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे जीवन में, पढ़ाई करने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी। मन में एक विचार आया जब मैं 10वीं पास की थी तब, कि कुछ विशेष करना है। अब विशेष क्या करना है उस समय को बताने वाला नहीं था।
समझाने वाला नहीं था। तो जीवन में विशेष करना हो तो जरूर कोई ना कोई हमारे संपर्क में, हमारे परिवारजन, हमारे जो अभिभावक है, संरक्षक है, हमारे गुरुजन है, हमारा कोई ना कोई मेंटर, आदर्श, ये जरूर चाहिए। मेंटर आदर्श के बिना हमारा जीवन कई बार आगे बढ़ नहीं सकता है, जीवन सुरक्षित भी कई बार नहीं रह सकता है। तो मेंटर का होना, आदर्श का होना बहुत जरूरी है। आप युवावस्था में जरूर आपने कोई ना कोई, चाहे अपने पिताजी को, माताजी को, अपने किसी संरक्षक को, अपने किसी गुरुजन को, किसी को ना किसी को अपना मेंटर जरूर बनाया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और नहीं बनाया तो जरूर सोचना चाहिए, उसके बिना जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक गाय जंगल में चरने के लिए चली गई, जाते ही पशु, अचानक उस जंगल के अंदर एक शेर आ गया। और शेर की आदत होती है, वो अपने से कमजोर जानवर के पीछे दौड़ता, उसको मारता है। गाय के पीछे लपका, गाय दौड़ पड़ी, शेर पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर आगे जाते ही एक तालाब आ गया, कीचड़ भरा हुआ, पुराना कोई तालाब रहा होगा। गाय दौड़ते दौड़ते छलांग मार करके जान बचाने के लिए उसमें दौड़ गई तो पैर उसके धंस गए, हिल नहीं सकती थी। और पीछे दौड़ता हुआ शेर, वो भी उसने छलांग मारी, वो भी दौड़ गया। थोड़ी दूरी पर दोनों जब दब गए, धंस गए, तब वो चर्चा करने लगे कि अब तो दोनों मरेंगे। गाय ने कहा कि तूने मुझे मारना था, मैं तो अपनी जान बचाते हुए यहाँ भाग के आ गई, तू क्यों कूदा यार, तुझे कूदने की जरूरत नहीं थी, तू तो जंगल का राजा था। कि नहीं, मुझे तेरा शिकार करना था, इसलिए मैं दौड़ के आ गई। तो गाय ने पूछा शेर से, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है? कि मैं जंगल का शेर हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? मैं तो अपने आप में जंगल का राजा होने के नाते मेरा कोई मालिक वालिक नहीं। तो गाय ने कहा कि फिर तू जरूर मरेगा और मैं बच जाऊंगी। कहले तुम कैसे बचोगी? कहले मेरा एक मालिक है, वो मुझे बचाएगा। कि यहाँ तालाब के अंदर कीचड़ में धसी हुई हो, वो मालिक कैसे बचाएगा? कहले देखिए, मैं शाम को अपने मालिक के घर पहुंचती हूँ, चर के मुझे मेरा मालिक दूध भी निकालता है, मेरी उसकी एक संबंध है। सवेरे में आ जाती हूँ, चर करके शाम को घर चली जाती हूँ। मैं जब घर में नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक खोजने के लिए मुझे निकलेगा, और निकलेगा तो यहां तक जरूर पहुंचेगा और मुझे निकाल लेगा। और तेरा कोई मालिक है नहीं तो यहीं डूब करके मरेगा। कथा काल्पनिक ही है, लेकिन एक मॉरल लेसन मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि हमको अपना आदर्श, अपना मेंटर, कि अगर कभी हम कभी गलती कर बैठे, मनुष्य गलतियों का पुतला है और नौजवानी में तो बहुत होती है, उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। गलती से डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, क्योंकि एर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है। फेलियर आर द पिलर स्टोन्स ऑफ सक्सेस। अभी ताजा उदाहरण बताता हूं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ और हमारे हार्दिक जी परेशान कि मोमबत्ती रह गई, माचिस रह गई। मैंने कहा यहां तो ऐसे है भी नहीं जो कोई लाइटर लेके आया होंगे उससे कर देंगे। लेकिन मैं देखा मोमबत्ती भी साइड में कोने में हमारी बेटियां खड़ी, वो लाइटर से ही मोमबत्ती जला रही थी। मिल गया लाइटर, मोमबत्ती मिल गई। थोड़ा समय लग गया। हार्दिक जी कह के क्षमा करना, आपको हम परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें से ही सीखते हैं। गलती करने से बहुत ज्यादा पछताना नहीं चाहिए। गलती करने के बाद गलती आगे ना हो, ये हमको सीखना है। तो इसलिए हमारे जो जज्बात हैं, उन जज्बात को एक ऐसी अवस्था में लेके आओ कि हम अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना है। और सीखते सीखते हम जीवन में विचार करते हैं कि मैं आगे बढ़ करके क्या बनूं, मैं क्या बनूं। ये एक टारगेट, एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन साथ में ये भी विचार करना है
कि मैं इस जीवन में अकेला नहीं हूं, मेरी निर्भरता इस समाज पर है, समाज का मेरे ऊपर ऋण है, समाज के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर किसी को गलतफहमी हो कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं तो अपने आप में अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, तो एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने मैं डालता हूं, अगर आप सब कुछ ही कर सकते हैं तो क्या आपने ये शर्ट पहनी हुई है, आपको ये कहे कि आप अकेले इसको बना लो और पहन लो, पहन सकते हैं क्या? इस शर्ट को बनाने में जिसकी मुझे आज सुविधा है, जिसका मुझे सुख आनंद मिल रहा है, इसको बनाने में कितने लोग लगे होंगे? किसान ने कपास बोई होगी और कपास बोने के लिए भी उसको जो औजार थे, उन औजारों को किसी इंडस्ट्री ने, कारखाने बनाया होगा, फिर वो बीज ला करके वहां बो करके उस खेती करने के लिए कितने लोगों ने उसका सहयोग किया होगा। उस कपास को यानी बीज का जो पौधा, बिनोले का पौधा बनता है, वहां पानी भी डालना पड़ता है, वहां खाद भी डालना पड़ता है, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर उसको कपास को चुगना पड़ता है, चुग करके उसकी पिंजाई करनी पड़ती है, फिर उसका धागा बनता है, धागा बनाने के बाद उसका कपड़ा बनता है। इतने सारे में मशीनरी बहुत लगती है, उस मशीनरी को किसने बनाया होगा? फिर उस कपड़े से कपड़ा सीधा नहीं लेते हम, कपड़ा ले जाकर के हम दर्जी को देते हैं, वो भी अपना काट पीट के उसको उस साइज का बनाता है, फिर दुकान के पास जाता है, दुकान में हम जाके खरीद के लाते हैं। एक कमीज, इसके फिर बटन लगते हैं, इसका धागा लगता है, इसमें चेन लगती है, इसको बनाने के कितने लोग लगे होंगे? ये ठीक है, इतने सारे लोगों ने एक ही कमीज के लिए नहीं किया, तो एक सिस्टम है, उसने सबके कमीज बनाए हैं, लेकिन हम अकेले अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। इन सब चीजों का ऋण है हमारे ऊपर, तो जब ऋण इनका ऊपर है तो हमें भी इस ऋण को उतारने के लिए अपने जीवन में व्यक्ति हित ही सोचना ऐसा नहीं है, बल्कि इस पूरा समाज है, इस समाज के हित के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। व्यष्टि हित के बजाय समष्टि हित, इसको मन में विचार करो, और जब इसका विचार करोगे तो फिर आएगा कि मैं अपना परिवार, अपना व्यक्तित्व, ये तो मैं पालूंगा, निखारूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है, एक काम है, लेकिन इसके साथ समाज का हित जरूर करना है, देश का हित जरूर करना है, देश पहले मैं बाद में। और ये चीज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बोलते हैं, नेशन फर्स्ट, आई एम द लास्ट। जो बाकी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन, हमारे परिवार, ये सब बीच में है। तो इस विचार को लेकर के और हमें समाज का इस ऋण को उतारने के लिए समाज को कुछ देना है। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें आगे बढ़ करके, बड़े होकर के समाज को कुछ देना है। देश देता है हमें सब कुछ, हम तो कुछ भी देना, हम तो भी तो कुछ देना सीखें। एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी कभी अपने जीवन में, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। इतना समर्पण भाव व्यक्ति में जागना चाहिए कि हम अपने आप को भी सुखी करें, समाज को भी सुखी करें। कई बार जीवन में एक वृत्ति बनती है कि कैसे इकट्ठा करो, हाउ टू कलेक्ट। कलेक्ट करो, कोई बात नहीं, जैसा अवसर है, टैलेंट है, हमारे पास योग्यता है, हमारे पास क्षमता है, हम समाज में जो कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं करेंगे और कलेक्ट भी करेंगे, लेकिन उसके साथ एक चीज और जोड़नी है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, हाउ टू कलेक्ट इट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ये भी जीवन के अंदर जरूर चाहिए। अगर हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं किया तो हमारी समाज के अंदर साथ नहीं बढ़ेगी। लोग कहेंगे इकट्ठा करता है, बहुत कुछ करता है, और इकट्ठा करने में कई बार तो लोग क्या ठीक है क्या गलत है इसका हिसाब ही नहीं रखते हैं। बाय एनी मीन्स दे वांट टू कलेक्ट, ये ठीक नहीं है। अच्छा तरीका, अच्छे साधन, शुद्ध सात्विक साधन हो, उससे कलेक्ट करेंगे और जिसको जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एक मन का भाव हमको जरूर लेके चलना चाहिए। हमारे पास ऊर्जा है, श्रम है, काम करने की इच्छा है, ताकत, सृजन भी है, हम कुछ निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन चाहिए कि हमारी दिशा ठीक है कि नहीं है। व्यक्ति के अंदर जुनून है, काम करने की शक्ति है,
और उसकी ठीक दिशा नहीं हुई तो किस दिशा में उस काम को लगाएगा? वो उल्टी दिशा में लगा देगा। क्योंकि कोई भी गलत काम करने वाले लोग भी ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जितनी बुद्धि ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा अच्छा काम भी वो कर सकता है, उतना खराब काम भी कर सकता है। हमने अपने जीवन के अंदर अच्छी दिशा नहीं पकड़ी, अच्छे संस्कार नहीं पकड़े, तो फिर जीवन के अंदर विसंगतियां, कुरीतियां भी आ सकती हैं। एक कुरीति का जिक्र किया गया है, क्या? नशा। युवा जो इससे बचे हुए हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें फंस गए हैं उसने अपना जीवन भी खराब किया, अपने परिवार का जीवन भी खराब किया, अपने समाज को भी कलंकित किया है। तो ये नशा जो चीज है ये हमें हमारे नजदीक न फटके, बल्कि जो कोई हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे साथियों में से कोई इस कुचक्र में फंस गया है तो उसको बचाना ये भी हमारा काम है। तो इस नशे के खिलाफ एक अभियान समाज में बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जो इस नशे के खिलाफ अभियान चला रही हैं। हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि अपनी युवा शक्ति बच सके, दिशा पर ठीक बन सके। इसको जरूर ध्यान रखें। आज तकनीक का दौर है, इस तकनीकी दौर में भी हमको अपने सिस्टम में तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तकनीक भी दोनों दिशा की दुधारी तलवार है। अच्छी दिशा में जाएगा, हमारी जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, प्रदेश सब आगे बढ़ेंगे, दुनिया में अपना स्थान बना सकते हैं। लेकिन अगर यही तकनीक इससे गलत आदत में पड़ गए तो आज सोशल मीडिया जैसी अच्छी बात भी कोई नहीं है और बुरी बात भी कोई नहीं है। ये सोशल मीडिया भी हमारे युवाओं को कई बार पथ भ्रष्ट करता है। अब ये चीजें संयम से ही ठीक हो पाएंगी। हर कदम पर हमको कोई चेक करेगा, हमारा मेंटर चेक करेगा, ऐसा नहीं है। मेंटर एक दिशा देगा, लेकिन दिशा के बाद उसको ठीक रखना, चेक रखना, ये हमारा अपना काम है। हम अपने आप पर कितना कंट्रोल करते हैं। अगर हमारी गाड़ी, हमारा मन, बुद्धि ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो एक गलत रास्ते पर चल गया तो जीवन खत्म। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीजों पर जरूर हमको ध्यान रखना है। और जीवन के अंदर कई बार इन सब बातों को लेकर के हो, जैसे हमारी उम्र है उसमें कुछ चिंताएं घेर लेती हैं, कुछ डर घेर लेते हैं। कई बार हमारे फियर जो है वो हमारे मन में घर कर जाता है। तो फियर को इतना हावी ना होने दें। फियर में स्पेलिंग है FEAR। अगर इसको हम अर्थ के नाते से दो अलग अलग लाइनें बोल रहा हूं, उन दो लाइनों में कौन सी अडॉप्ट करनी हमारे हाथ में है। FEAR, अगर इसको मैं थोड़ा सा इस का एक वाक्य बना दूं तो एक वाक्य बनता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। एक तो ये बनता है, और एक, दोनों ही समानार्थी हैं, फेस एवरीथिंग एंड राइज। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये रन, ये भागना, यानी बच के भागना नहीं, किसी चीज से डर करके भागना नहीं है, बल्कि रेस करने के नाते से एक अच्छी दिशा में रेस करेंगे तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो पंक्तियां, क्या अभी हमारी स्टेज सेक्रेटरी बोल रही थी कि अवेक, अराइज एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश का, यानी भारत का एक भविष्य इस नाते से मानते थे। देश के भविष्य के नाते आप युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, दारोमदार है। और उस दारोमदार में हम लोग देश की चिंता अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन सफल होगा। हम जो के अपने इस विजन को UN में जाकर के बताने वाले हैं। जैसा बताया कि ये हमारा जो फोरम है, इस फोरम को UN में जाकर के भी भारत की क्या तस्वीर हमने रखनी है, भारत के बारे में दुनिया कुछ और सोच रखती है, हम दुनिया की अपने बारे में दुनिया में सोच, जो एक अच्छी सोच है वो लेकर के जाना है। उस अच्छी सोच में हमारे शिक्षा है, हमारे संस्कार हैं, हमारे स्किलिंग है, अच्छा काम दुनिया में हम हमारे युवा कर रहे हैं। यानी आज मैं ये कहूं तो कंट्री के हिसाब से जितने साइंटिस्ट हमारा देश दे रहा है, इतना दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा है। चाहे USA हो,
चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अन्य देश जो साइंस के विज्ञान के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर अगर मैन पावर सबसे ज्यादा वहां मिलती है तो भारतीयों की मिलती है सबसे ज्यादा। भारत का व्यक्ति रिसर्च में, भारत का व्यक्ति टैलेंट में, ये दुनिया के युवाओं से कहीं ज्यादा है। ये ठीक है, उसका उपयोग शायद हम भारतवर्ष में इतना नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अब क्योंकि देश हमारा आगे बढ़ रहा है, चाहे हमारे शिक्षा संस्थान है, हमारे रिसर्च के संस्थान हैं, हमारे गवर्नमेंट की नीतियां हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, साधन है, हमारे यहाँ लेबोरेटरीज हैं, अब बढ़ रही है। इसरो जैसी संस्था ये भारत के नाम को आगे बढ़ा रही है। अभी चंद्रयान, भारत का नागरिक चंद्रयान, साउथ उसका पोल जो है चंद्र का, सबसे पहला देश भारत है जो साउथ पोल चंद्रमा के ऊपर पहुंचा है। सबसे पहला देश है भारत। आगे चल करके और इस प्रकार के अभियान लिए जाएंगे और इन सब बातों को यूएन में जाकर के रखना, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमने अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप ये बन गया है और उस रोड मैप को आगे बढ़ाने में, ठीक है, वर्तमान में ले जाने वाली एक पीढ़ी है, लेकिन आने वाले 22 साल के बाद निश्चित रूप से एक पीढ़ी बदलने वाली है। हर 25 साल के बाद, 30 साल के बाद एक नई जनरेशन आके काम करती है और वो नई जनरेशन और कोई नहीं है, नई जनरेशन ये मेरे सामने बैठे हुए 1000 के लगभग युवा साथी, ये उस नई जनरेशन। इस नई जनरेशन को, देश को 2047 में विकसित करना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमको एक पथ मिल गया है, मार्ग मिल गया है, रास्ता मिल गया है, ब्लूप्रिंट मिल गया है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट के ऊपर चलना, उसके अनुसार काम करना, ये हमारी इस नई पीढ़ी का काम है। तो मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर आप लोगों के अंदर जो नई ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जो विश्वास है, बदलाव की जो लाने के मन में एक विचार है, उसको मैं देख रहा हूं और इसके लिए आपको सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप देश के भावी नागरिक होकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अब पूरा क्षमता, पूरा अपना जोश, जितना बेस्ट टू गिव, वो आपकी जो भावना उसको आप लेकर के चलेंगे। आप इस अवसर पर आए, अगले कार्यक्रम के नाते से अपनी पूरी योजनाएं बनाएंगे और यूएन में जाने के जो आपके अपने विषय को रख करके ले जाने की बात जो तैयारी है उसको आप पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।